नमस्ते दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे ये फेंग को एसएसएसएस टैलेंट मिलने के बाद भी स्कूल से निकाल दिया गया, कैसे जनरल मुरोंग ने उसे एक खतरनाक मिशन पर भेजा और कैसे उसने डंजियन में अपनी असली ताकत दिखाकर लेवल 20 पार करते हुए स्पेशल कोटे से मॉक एग्जाम में एंट्री ली। अब मैदान में सामना है खुद ये फेंग का अपने ही रिवाल झाओ हान से। आगे देखते हैं कि यह महामुकाबला किस तरफ मुड़ता है। ये फेंग के इस समन को देखकर वो अपनी मुट्ठियां भींच कर कहता है, रैंक एसएसएस, पूरे बेयू में ऐसा जीनियस मिलना नामुमकिन है। मैदान के बीचों बीच खड़ा झाओ हान घुटनों पर आ जाता है। वह चिल्लाता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी ये फेंग का फ्रॉस्ट ड्रैगन अपनी बर्फीली ताकत दिखाता है। वो झाओ हान के ड्रैगन को पूरी तरह से बर्फ में जमा देता है। पूरे स्टेडियम का माहौल अचानक बदल जाता है और चारों तरफ हाड़ कंपाने वाली बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये फेंग की धोखेबाज एक्स गर्लफ्रेंड लिन वान के भी होश उड़ चुके हैं। वो घबराहट में अपनी उंगलियां भींचे हुए खुद से पूछती है, क्या रैंक एसएसएस का यह गॉड लेवल सच है? क्या भाई झाओ हान सच में हारने वाला है? तभी एकेडमी के प्रिंसिपल का पूरा चेहरा डर और पछतावे के पसीने से भीग जाता है और वह सदमे में सोचता है, मैंने इतने बड़े लेजेंड को अभी अभी अपनी एकेडमी से धक्के मारकर बाहर निकाला था। लेकिन लिन वान अभी भी इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। झाओ हान अचानक एक चमचमाता हुआ लाल स्क्रॉल बाहर निकालता है। उस जलते हुए स्क्रॉल को हाथ में लेकर झाओ हान एक खतरनाक मुस्कान के साथ सीधे ये फेंग की आंखों में आंखें डालता है और दहाड़ता है, ये फेंग, तो क्या हुआ अगर तू रैंक एसएसएस का है? वो मुस्कुराते हुए उस जलती हुई राख को दिखाता है और कहता है, मेरे हाथ में यह जो देख रहा है ना, यह लेवल 200 का महाविनाशकारी फायरबॉल स्क्रॉल है। क्या तुझे सच में लगता है कि तू इसे रोक पाएगा? झाओ हान के इस धमाके को देखते ही पूरे एरिना में भयंकर हड़कंप मच जाता है। लोग अपनी सीटों से खड़े होकर गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, यह तो सरासर चीटिंग है, कोई असेसमेंट के बीच में असली स्क्रॉल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? तभी भीड़ में से एक लड़का हैरान होकर चिल्लाता है, यह कोई मामूली स्क्रॉल नहीं बल्कि एक लेवल 200 का विनाशकारी स्किल स्क्रॉल है। मैदान के बीचों बीच उड़ती हुई आग की उस भयानक लपट को देखकर हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच वीआईपी सीट पर बैठी ये फेंग की एक्स गर्लफ्रेंड लिन वान एक ठंडी और कातिलाना मुस्कान बिखेरती है। उसकी आंखों में अपने एक्स के बर्बाद होने की खुशी साफ दिख रही होती है। वो हंसते हुए कहती है, ये फेंग, इस बार तो तेरा खेल हमेशा के लिए खत्म है। मैदान में मचे इस बवाल को देखकर खुद सिटी लॉर्ड गुस्से से लाल हो जाते हैं। वो अपनी सीट से खड़े होकर टेबल ठोकते हैं और सीधे प्रिंसिपल पर चिल्लाते हैं, क्या आपका फर्स्ट हाई स्कूल और झाओ फैमिली अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाती है? एक ऑफिशियल असेसमेंट के बीच में कोई बाहरी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? यह सरासर धोखा है। लेकिन तभी वहां मौजूद वाइस सिटी लॉर्ड बेहद शांत अंदाज में अपनी चाय की चुस्की लेते हैं। वह झाओ हान का पक्ष लेते हुए ठंडे दिमाग से कहते हैं, शांत हो जाइए सिटी लॉर्ड, रूल बुक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि टेस्ट के दौरान स्किल स्क्रॉल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए जो हुआ वह पूरी तरह नियमों के दायरे में है। वहां मैदान में झाओ हान पूरी तरह पागल हो जाता है। वह चिल्लाता है, नरक में जाओ ये फेंग, और अपनी पूरी ताकत से उस लेवल 200 के विनाशकारी फायर स्क्रॉल को रिलीज कर देता है। आग का एक भयानक गोला सीधे ये फेंग की तरफ बढ़ता है। लेकिन ये फेंग अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वह बेहद शांत खड़े रहकर अपनी बर्फ की जादुई ताकत को सक्रिय करता है। जैसे ही आग और बर्फ का भयानक टकराव होता है, पूरे एरिना में घने धुएं का बवंडर उठ जाता है। सबको लगता है कि ये फेंग खत्म हो गया, पर तभी उस धुएं को चीरते हुए एक विशाल और बेहद आलीशान आइस ड्रैगन आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके ऊपर ये फेंग एक राजा की तरह सवार होता है। ये फेंग ठंडी नजरों से नीचे देखते हुए कहता है, क्या यही तुम्हारा सबसे स्ट्रांग वार था? बहुत कमजोर है। झाओ हान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह थर थर कांपते हुए चिल्लाता है, यह नामुमकिन है। ये फेंग का यह खौफनाक और गॉड लेवल आभामंडल देखकर पूरे स्टेडियम में बैठे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तभी सबसे बड़ा खुलासा होता है कि ये फेंग पहले से ही लेवल 20 पर पहुंच चुका है। इसी बीच ऑडियंस में बैठा एक लड़का मजे लेते हुए शातिर अंदाज में मुस्कुराता है। वह ताना मारते हुए कहता है कि यह लिन वान वाकई में अंधी थी, जिसने ये फेंग जैसे एक असली उड़ते हुए ड्रैगन को अपने हाथ से जाने दिया। यह कड़वी बातें सीधे लिन वान के दिल पर जाकर लगती हैं। वह गुस्से से पागल होकर अपनी सीट से आगे झुकती है और पूरे स्टेडियम के सामने पागलों की तरह चीखते हुए चिल्लाती है। मैदान पर वह जादुई आइस ड्रैगन पूरी तरह से कोहराम मचा देता है। वह अपनी बर्फीली सांसों से ऐसा भयानक वार करता है कि स्टेडियम में बैठे लोगों के हाथों में पकड़े कोल्ड ड्रिंक्स के गिलास तक जम जाते हैं और वह कड़कड़ाकर टूटने लगते हैं। तभी इस बर्फीले तूफान के बीच से ये फेंग अपने असली कातिलाना अवतार में सामने आता है। ये फेंग अपनी कड़क आवाज में दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहता है, अब मेरी बारी है।
चाहे तुम घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख भी मांगो तो भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये फेंग का यह जानलेवा और अनस्टॉपेबल रूप देखकर वहां बैठे खुद सिटी लॉर्ड बुरी तरह घबरा जाते हैं। उनके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देता है। वह अपनी सीट से चिल्लाते हैं, यह तो बहुत बुरा हुआ, जल्दी करो, तुरंत बैरियर ओपन करो। सिटी लॉर्ड का आदेश मिलते ही पूरे स्टेडियम में एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ नीली रोशनी की एक भयानक लहर फैल जाती है। मैदान पर मौजूद रेफरी बिना एक पल गवाए अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाता है। पलक झपकते ही रेफरी के चारों तरफ प्राचीन मंत्रों वाले दो जादुई नीले चक्र घूमने लगते हैं। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टेडियम की सबसे बड़ी डिफेंसिव शील्ड को सक्रिय करता है और पूरे एरिना के ऊपर एक विशालकाय चमकदार जादुई गुंबद बनकर तैयार हो जाता है। तभी मैदान के बीच से वह बर्फीला ड्रैगन हवा में उड़ान भरता है। उसकी बड़ी बड़ी पंखों से निकलने वाली ठंडी हवा पूरे स्टेडियम का तापमान माइनस में ले जाती है और अब ड्रैगन अपना विशाल मुंह खोलता है। उसके मुंह के ठीक सामने एक बेहद खतरनाक गरजता हुआ आइस एनर्जी बॉल चार्ज होने लगता है। झाओ हान को अपनी गलती का एहसास होता है और वह खौफ में चिल्लाता है, मुझसे गलती हो गई। ये फेंग बेहद ठंडे और कातिलाना तेवर के साथ जवाब देता है, टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। पलक झपकते ही झाओ हान बर्फ के एक विशाल मजबूत ब्लॉक के अंदर जिंदा जम जाता है। बर्फ के अंदर कैद उसकी आंखों में खौफ और बेबसी के आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब वह चाहकर भी एक इंच नहीं हिल सकता। तभी चीफ अनाउंसर गंभीर चेहरे के साथ माइक संभालता है और पूरे एरिना में गूंजती हुई आवाज में ऐतिहासिक फैसला सुनाता है, इस मैच के विजेता हैं ये फेंग। स्टेडियम के ठीक बीचों बीच वह खूंखार चमकदार आइस स्केलेटन ड्रैगन अभी भी हवा में अपने पंख फैलाए मंडरा रहा है। खेल खत्म होने के बाद भी एरिना में सन्नाटा पसरा हुआ था। झाओ हान की यह हालत देखकर सीधे वाइस सिटी लॉर्ड गुस्से में ये फेंग की तरफ दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं, किड, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उसे अभी के अभी आजाद करो। लेकिन ये फेंग के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। ये फेंग साफ शब्दों में एक खौफनाक चेतावनी देता है कि अगर झाओ हान को अगले 3 दिनों के अंदर इस बर्फ से बाहर नहीं निकाला गया तो वह तड़प तड़प कर वहीं मर जाएगा। यह सुनते ही झाओ हान के मास्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना एक पल गवाए झाओ हान के उस भारी भरकम आइस ब्लॉक को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और वहां से जाते जाते ये फेंग को घूरते हुए धमकी देते हैं, बस तुम रास्ता देखना, जस्ट यू वेट। तभी रेफरी, जो कि खुद चीफ अनाउंसर भी है, माहौल को संभालते हुए एक बड़ा बक्सा हवा में उठाता है और अनाउंस करता है, असेसमेंट अभी जारी रहेगा, चलिए एक बार फिर से ड्रॉ निकालते हैं। जैसे ही रेफरी दोबारा ड्रॉ निकालने के लिए आगे बढ़ता है, ये फेंग उसे रोक देता है और अपनी आंखें बंद करके ठंडे अंदाज में कहता है, इस सब झंझट की कोई जरूरत नहीं है। वह कहता है, उन सबको एक साथ आगे आने दो, मैं अकेले ही उन 10 से एक साथ लड़ूंगा। यह सुनते ही पूरा का पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठता है। लोग अपनी जगहों से खड़े हो जाते हैं। भीड़ में बैठा हर एक इंसान हैरान रह जाता है। तभी कुछ फाइटर्स गुस्से से लाल पीले होकर अपनी मुट्ठियां हवा में लहराते हैं और चीखते हैं, ओए, हमें हल्के में लेने की भूल मत करना। लेकिन ये फेंग के इस खूंखार चैलेंज के साथ ही एरिना के ठीक बीचों बीच एक जादुई सुनहरी रोशनी चमकने लगती है और पूरा बैटल ग्राउंड इस ऐतिहासिक महायुद्ध के लिए तैयार हो जाता है। ये फेंग का खौफनाक चैलेंज सुनकर वहां मौजूद सिटी लॉर्ड अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आजकल के नौजवानों में वाकई बहुत एनर्जी है, जाओ तुम सब के सब एक साथ उस पर हमला कर दो। लॉर्ड का इशारा मिलते ही 10 फाइटर्स अपनी अपनी तलवारें और जादुई स्टाफ लेकर एरिना की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिन वान गुस्से से कांपती आवाज में सीधे ये फेंग की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाती है, ये फेंग, तुम्हारे पास अभी भी पीछे हटने का एक आखिरी मौका था, लेकिन तुमने उसे भी गवा दिया। लेकिन ये फेंग के चेहरे पर डर का एक कतरा तक नहीं आता। वो अपनी तीखी नीली आंखों से लिन वान को देखता है और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, बहुत हुई बकवास, बस चुपचाप खड़ी रहो और देखो कि मैं तुम सबको कैसे एक तगड़ा सबक सिखाता हूँ। ये फेंग का यह ओवर कॉन्फिडेंस देखकर सामने वाले फाइटर्स का गुस्सा फूट पड़ता है। रेफरी की आवाज गूंजती है, द मैच बिगिंस। मैच शुरू होते ही वीआईपी स्टैंड में बैठे सिटी लॉर्ड अपने पास बैठे प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं और धीरे से पूछते हैं, हाँ भाई प्रिंसिपल, जरा यह तो बताओ कि इस खतरनाक फाइट में कौन जीतेगा। इस पर हमारे प्रिंसिपल साहब एकदम चौड़े होकर ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, अरे लॉर्ड साहब, ये फेंग हवा में कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, लिख के ले लो, आज इसका ऐसा पोपट होने वाला है कि यह मैच 100% हारेगा। जैसे ही ये फेंग ने यह डायलॉग मारा, भाई साहब, पूरे ग्राउंड की जमीन पर ऐसी जादुई लाइट्स चमकती हैं कि दिवाली याद आ जाए और तभी अचानक जमीन को चीरते हुए खौफनाक स्केलेटन का हाथ बाहर निकलता है। ये फेंग का यह खतरनाक जादू देखकर लिन वान के तो तोते उड़ जाते हैं। यह खौफनाक स्केलेटन आर्मी मैदान में आते ही तबाही मचा देती है। दुश्मनों की पलटन अपनी जान बचाकर इधर उधर पागलों की तरह भागने लगती है। अपनी फौज का यह हाल देखकर ये फेंग की एक्स गर्लफ्रेंड यानी लिन वान के तो तोते उड़ जाते हैं।
मैदान का यह डरावना मंजर देखकर एक लड़का डर के मारे रेलिंग को कसकर पकड़ लेता है और वह चीखते हुए बोलता है, यह बंदा अकेला पूरी 100 लोगों की आर्मी से लड़ रहा है और फिर भी इसका पलड़ा भारी है, यह कोई इंसान नहीं। तभी पास खड़ा एक और बंदा मैदान की तरफ उंगली दिखाकर हैरान होते हुए कहता है, और सबसे बड़ी बात तो देखो, अपनी मेन बॉस यानी लिन वान मैडम ने तो अभी तक अपना असली पत्ता खोला भी नहीं है। मैदान में चारों तरफ मचे गदर के बीच लिन वान आसमान में तैरने लगती हैं और आसमान से एक विशालकाय आइस फीनिक्स यानी बर्फ का जादुई पक्षी प्रकट होता है, जिसकी दहाड़ से पूरा स्टेडियम हिल जाता है। लिन वान अपनी ठंडी और घमंडी आंखों से उसकी तरफ घूरते हुए बड़े तंज में पूछती है, तो ये फेंग, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही दम था? लिन वान का यह एटीट्यूड देखकर ये फेंग के चेहरे पर एक डरावनी और कातिलाना मुस्कान आ जाती है। वह जोर से हंसता है और पूरे मैदान के बीचों बीच खड़े होकर कहता है, चलो अब तुम्हें असली तबाही और बेबसी का स्वाद चखाता हूँ। पूरे स्टेडियम के ग्राउंड पर एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक लाल रंग का जादुई सर्कल चमकने लगता है और एक भयानक धमाके के साथ लाल रोशनी के बीच से बाहर निकलता है एक विशालकाय स्केलेटन ड्रैगन। तभी उस धुएं को चीरते हुए साक्षात काल की तरह एक और महाशक्तिशाली स्केलेटन वॉरियर अपनी भारी तलवार हवा में लहराते हुए जंग के मैदान में कूद पड़ता है। ये फेंग के इशारे पर उसके खूंखार समन उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ वो विशालकाय नीली आंखों वाला आइस ड्रैगन, बीच में काले जादू का वो क्रूर राजा और दूसरी तरफ भारी तलवार लिए खड़ा वो मॉन्स्टर वॉरियर। ये फेंग की यह असली और खौफनाक आर्मी देखकर लिन वान पूरी तरह कांप उठती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम लाचार होकर चीखती है, यह तो रैंक एसएस लेवल का अनडेड है, तुम्हारे पास यह जादुई स्किल आखिर आई कहां से? ये फेंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी पूरी फौज को हमले का हुक्म दे देता है। पूरे स्टेडियम में धमाके होने लगते हैं और रंग बिरंगी जादुई रोशनी के बीच लिन वान के सिपाही तिनकों की तरह हवा में उड़ने लगते हैं। ये फेंग की इस खूंखार आर्मी के सामने लिन वान की पूरी पलटन कुछ ही सेकंड्स में ढेर हो जाती है। धुआं साफ होता है और पूरे मैदान में सिर्फ लिन वान के गिरे हुए सिपाही दिखाई देते हैं। ये फेंग बिना किसी खरोंच के एकदम शांत से मैदान के बीचों बीच खड़ा होता है। वह टर्न लेता है और बहुत ही कूल और सीरियस लुक के साथ सीधे रेफरी की तरफ देखता है। ये फेंग एकदम कड़क अंदाज में रेफरी से कहता है, रेफरी, क्या अब तुम मेरी जीत का ऐलान कर सकते हो? ये फेंग का साफ इनकार सुनने के बाद लिन वान वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। उसे रोता देख पूरे स्टेडियम में बातें शुरू हो जाती हैं। क्या वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अब वापस पैच अप करना चाहती है? तभी अचानक वीआईपी सीट से खुद सिटी लॉर्ड हाथ हिलाते हुए जोर से हंसते हैं। आहा, बहुत शानदार मुकाबला था। वह आगे बढ़कर पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान करते हैं। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े इनाम का। मैं यह घोषणा करता हूं कि इस साल के सबसे बड़े स्पेशल ट्रेनिंग कैंप की इकलौती सीट पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थाम लेता है, सिर्फ और सिर्फ ये फेंग को जाती है। ये फेंग ही इस जादुई कैंप के असली हकदार हैं। ऐलान होते ही ये फेंग के पीछे से एक खूंखार डार्क आभा निकलती है और वो एक असली राजा की तरह पूरे तेवर में आगे बढ़ता है। सिटी लॉर्ड से स्पेशल ट्रेनिंग कैंप का टिकट मिलने के बाद ये फेंग बिना वक्त गवाए अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। सुनहरी धूप और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और आत्मविश्वास होता है। वो मन ही मन सोचता है, चलो अब सीधे स्पेशल ट्रेनिंग कैंप का रुख करते हैं। सुना है उस कैंप में बेयू के सारे धुरंधर और बड़े बड़े जीनियस इकट्ठा होने वाले हैं। ये फेंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शहर के एक आलीशान और सुनसान अस्पताल के कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है, जहां अंदर का माहौल एकदम ठंडा और खौफनाक होता है। वहां बेड पर ये फेंग से बुरी तरह पिटा हुआ उसका दुश्मन झाओ हान दर्द और खौफ से कांप रहा होता है। दर्द से कराहते हुए अपने पिता को पुकारता है, डैडी बचा लीजिए। अपने बेटे की हालत देखकर गुस्से से पागल होकर झाओ हान के पापा चिल्लाते हैं, वो कमीना। गुस्से से टेबल पर बिखरे कप के टुकड़ों को देखते हुए वह दहाड़ता है, उस ये फेंग की इतनी हिम्मत कि वह हमारे झाओ परिवार को कुछ समझता ही नहीं। वह अपने दांत भींचते हुए कसम खाते हैं, मैं खुद किसी न किसी का बंदोबस्त करूंगा जो उस ये फेंग का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दे। तभी खिड़की के पास धूप में हाथ में पंखा लिए खड़ा एक रहस्यमयी और हैंडसम शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, भाई इतना गुस्सा मत करो। यह शख्स है चेन हाओ, झाओ हान का कजिन। झाओ हान के पापा की तरफ मुड़ता है और एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, नौजवानों को अपने मामले खुद ही सुलझाने दो, हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। अपने सामने उसे देखकर झाओ हान के पापा का गुस्सा एकदम गायब हो जाता है। वह एक्साइटेड होकर कहते हैं, तुम्हारे इस मामले में कदम रखने से अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है। आखिरकार तुम बेयू के नंबर 1 जीनियस जो हो। एक रैंक एसएसएस लॉन्ग मगे। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ झाओ हान कमजोरी से थोड़ा खांसता है, जिससे पूरे कमरे का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वह गहरी सांस लेते हुए खिड़की के पास खड़े अपने कजिन की तरफ देखता है और दबी आवाज में कहता है, थैंक यू कजिन। उसका कजिन चेन हाओ बड़े ही रिलैक्स्ड अंदाज में हाथ में पंखा लिए मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत करो,
वो चेहरे पर एक ठंडी और शातिर मुस्कान लाते हुए आगे कहता है, मैं उस ये फेंग को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। उसका घमंड साफ दिखता है जब वह खुली चुनौती देते हुए कहता है, जियांगचिन के उस गंवार ये फेंग को मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर लाकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। वह मुस्कुराते हुए कहता है, रैंक एसएसएस तो मुझसे मिलने की सिर्फ एक मामूली शुरुआत है, वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। बादलों को चीरती हुई सूरज की किरणें और यह खूबसूरत वादियां गवाह हैं कि अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। इस विशाल हिलॉन्ग माउंटेन रेंज को पार करने के बाद रास्ता सीधे जाता है उस जगह की तरफ जिसे सब स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के नाम से जानते हैं। अपने कंधों पर बैग टांगे सफेद बालों वाला हमारा हीरो ये फेंग इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए खुद से कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ एक हिल डंजियन भी है। ये फेंग अभी आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज गूंजती है। यह लड़की है यूलान, ये फेंग की पुरानी हाई स्कूल दोस्त। वो लड़की पेड़ के पीछे छिपकर उसे जाते हुए देखती है और चौंककर खुद से बुदबुदाती है, लेकिन ये फेंग आखिर इस खतरनाक हिलॉन्ग माउंटेन रेंज में क्या कर रहा है। तभी अचानक पेड़ों से सैकड़ों कौवे और पक्षी डरकर आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं। आगे का रास्ता आसान नहीं है क्योंकि रास्ते के बीचों बीच हथियारों से लैस डाकुओं और दुश्मनों का एक पूरा झुंड धावा मारते हुए बैठा है। तभी अचानक झाड़ियों में से एक खूंखार डाकू हाथ में खून से सनी तलवार लहराते हुए सामने आ जाता है और दहाड़ता है, वहीं रुक जाओ। वो गुस्से में अपनी तलवार को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही घमंड से कहता है, यह पहाड़ मेरा है। फिर वह अपनी बात पर जोर देते हुए और अपनी ताकत का रौब झाड़ते हुए कहता है, और इस जंगल का यह एक एक पेड़ मैंने खुद लगाया है। वो अपनी भारी तलवार को हवा में तान लेता है जैसे वह सामने वाले को एक आखिरी मौका दे रहा हो और चिल्लाता है, अगर यहाँ से जिंदा गुजरना चाहते हो तो अपना सारा कीमती सामान यहीं छोड़कर दफा हो जाओ। तभी दूसरी तरफ से एक और पुराना और चालाक चोर अपने खंजर को कपड़े से साफ करते हुए ठंडी आवाज में कहता है, बच्चे। वो अपने धारदार खंजर को चमकाते हुए ये फेंग की तरफ देखता है और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाकर कहता है, हमसे टकराकर आज तेरी किस्मत सच में बहुत बुरी है। वह अपने खंजर की धार को आखिरी बार चेक करता है और आखिरी चेतावनी देते हुए चिल्लाता है, जो कुछ भी कीमती है अभी के अभी हमारे हवाले कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। डाकू की धमकी सुनकर ये फेंग बिना किसी डर के शांत खड़ा रहता है। उसका यह बेखौफ अंदाज देखकर डाकू गुस्से से पागल हो जाता है। वह चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत से ये फेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। खंजर बिल्कुल ये फेंग के कंधे के पास पहुंच चुका होता है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक जादुई रोशनी चमकती है और पानी की एक तेज धार हवा को चीरती हुई डाकू की तरफ बढ़ती है। यूलान अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए गुस्से में चिल्लाती है, रुको। पानी का वह जादुई घेरा खूंखार डाकू को बीच में ही पूरी तरह से जकड़ लेता है। ये फेंग हैरान होकर पीछे मुड़ता है और सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके मुंह से निकलता है, यूलान। वो याद करता है कि यह तो वही लड़की है जो हाई स्कूल में उसकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। यूलान मुस्कुराते हुए ये फेंग की तरफ देखती है और बहुत ही प्यार से कहती है, बहुत दिनों बाद मिले। वह अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए उसकी आंखों में देखती है और राहत की सांस लेते हुए कहती है, सच में तुम ही हो। दूसरी तरफ पानी के जादू में जकड़ा हुआ डाकू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पानी के जादुई बंधन को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ उनका दूसरा साथी यह सब देखकर जोर से हंसने लगता है। वह अपने शातिर चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान लाता है और अपने बॉस से पूछता है, क्या हमें इसे भी अपने साथ उठा लेना चाहिए। डाकू अपनी तलवार हवा में लहराते हुए गुस्से में चिल्लाता है, उस आदमी को जान से मार दो। लड़की को अपने शिकंजे में फंसा देखने की चाहत में वह अपने आदमियों को हुक्म देता है, और इस औरत को जिंदा पकड़ो। लेकिन यूलान उनके इस घटिया मंसूबे को भांप लेती है और बिना एक पल गवाए जंगल के रास्ते तेजी से भागने लगती है। भाइयों, वह दौड़ते हुए पीछे मुड़कर ये फेंग को देखती है और चिल्लाती है, उन्हें पकड़ो। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि डाकू बस देखते रह जाते हैं। वह ये फेंग को आगाह करते हुए कहती है, ये फेंग, यह सबके सब सेकंड क्लास अवेकनर्स हैं। खतरे को करीब देखकर वह ये फेंग को अपनी जादुई ढाल के पीछे लेते हुए कहती है, तुम पहले जाओ। ये फेंग को सुरक्षित करने के बाद वह पूरी तरह से डाकुओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, मैं इनके पीछे आती हूँ। वह पीछे हटने के बजाय अपनी नीली जादुई ताकत जगाती है और डाकुओं पर काल बनकर टूट पड़ती है। चारों तरफ नीली बिजलियां कड़कती हैं और वह अकेली ही उन डाकुओं को छुड़ा देती है। लड़ाई खत्म होते ही पतझड़ के सुनहरे पत्तों के बीच ये फेंग चुपचाप पीछे से आता है और सीधे यूलान के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। वो घबराकर उससे कहती है कि अरे तुम अभी तक यहाँ से भागे क्यों नहीं। ये फेंग बड़े आराम से सामने खड़े दुश्मनों को देखता है और बड़े शांत स्वभाव से कहता है कि चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, यह तो बस एक फालतू की भीड़ है, इनका सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी यह बात सुनते ही सामने खड़े डाकू जोर जोर से हंसने लगते हैं।
वह हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और अपने बॉस की तरफ देखकर मजाक उड़ाते हैं कि बॉस, सुना आपने इस ये फेंग ने क्या कहा। एक डाकू सामने उंगली दिखाते हुए एक गंदी शक्ल बनाता है और कहता है कि यह एफ रैंक का लूजर कह रहा है कि यह हम सबको अकेले खत्म कर देगा। उसकी बात सुनकर बाकी सारे डाकू भी पागलों की तरह ठहाके मारने लगते हैं। तभी उनका वह पट्टी बांधे हुआ खतरनाक लीडर अपनी तलवार निकालता है। इसके बाद वो अपनी तलवार तान कर चिल्लाता है, खत्म करो इसे, मार डालो। एक डाकू अपनी चाकू निकालकर ये फेंग के चेहरे के पास लाता है और गुस्से में चिल्लाता है कि तुम बहुत घमंडी हो, अपनी अगली जिंदगी में जरा संभल कर रहना। ये फेंग अपनी आंखें बंद करता है और शांत रहकर मन में बोलता है कि यह तो बस कुछ मामूली और फालतू के लोग हैं। तभी ये फेंग अपना पैर जमीन पर पटकता है और चारों तरफ बर्फ की नुकीली चट्टानें कड़कने लगती हैं। वह जादुई बर्फ सीधे डाकुओं के सीने के पार हो जाती है और पल भर में सारे डाकू जमीन पर ढेर हो जाते हैं। लीडर की पूरी हेकड़ी निकल जाती है और वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर थर थर कांपते हुए भीख मांगता है कि मास्टर प्लीज हमें बख्श दीजिए। वहां खड़ी यूलान यह सब देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है। ये फेंग उस गिड़गिड़ाते हुए लीडर की तरफ देखता है और अपनी उंगली उठाते हुए बेहद ठंडे लहजे में कहता है कि जो एक बार डाकू बन गया वो हमेशा डाकू ही रहता है। इतना कहते ही ये फेंग हवा में चुटकी बजाकर एक इशारा करता है। देखते ही देखते आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और हवा में बर्फ के सैकड़ों विशाल और नुकीले भाले तैरने लगते हैं। अगले ही पल वो जादुई बर्फ के भाले पूरी रफ्तार से बिजली की तरह सीधे नीचे डाकुओं पर बरस पड़ते हैं। डाकुओं का खात्मा होते देख यूलान की आंखें खुशी और सम्मान से चमक उठती हैं। वह हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहती है, ये फेंग तुम सच में अद्भुत हो। उसका चेहरा पूरी तरह खिल जाता है और वह अपनी आंखें बड़ी करके बेहद मासूमियत से गुजारिश करती है, मास्टर प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। वह उसकी तरफ देखता है और बड़े शांत स्वभाव से कहता है, ठीक है तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी मैं लेवल अप करने के लिए हेलॉन्ग डंजियन की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। यह सुनते ही यूलान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद दोनों डंजियन की उस रहस्यमयी और अंधेरी दुनिया की ओर कदम बढ़ा देते हैं। डंजियन के बड़े और रहस्यमयी दरवाजे के पास खड़े लोग इन दोनों को देखकर आपस में बुदबुदाने लगते हैं कि देखो एक और नया खिलाड़ी इस डंजियन को चुनौती देने आ गया है। तभी वहां खड़ा एक भारी कवच और दाढ़ी वाला बुजुर्ग योद्धा ये फेंग को टोकता है और कहता है, नौजवान जरा इस बूढ़े की सलाह सुनो, बहुत ऊंचे ख्वाब मत देखो और चुपचाप सिर्फ इजी मोड ही चुनो। ये फेंग उस बुजुर्ग की बात पर कोई बहस नहीं करता, लेकिन वह चुपके से अपने सामने सिस्टम स्क्रीन खोलता है और सीधे नाइटमेयर डिफिकल्टी वाले लाल बटन पर क्लिक कर देता है। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए डंजियन के चमकते पोर्टल की तरफ बढ़ता है और दोनों उस जादुई रोशनी के अंदर समा जाते हैं। बाहर खड़ा वो बुजुर्ग योद्धा हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह गुस्से तथा हैरानी से बड़बड़ाता है, आजकल के युवक कितने घमंडी हो गए हैं। एक एफ रैंक का जादूगर सीधे नाइटमेयर डिफिकल्टी को चुनौती दे रहा है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा है। स्क्रीन पर पलक झपकते ही फायरबॉल अपग्रेड सफल के संदेश तैरने लगते हैं और उसकी फायरबॉल 8 सीधे लेवल 180 से बढ़कर लेवल 999 मैक्स पर पहुंच जाती है। इसके साथ ही उसे एक खास विशेषता मिलती है, क्वालिटेटिव चेंज। हालांकि इसे लेवल 1000 तक पहुंचाने के लिए और 50 लाख पॉइंट्स की जरूरत थी जो अभी के लिए कम पड़ जाते हैं। ये फेंग शांत खड़े होकर मुस्कुराता है और सोचता है, लगता है लेवल 1000 पर कोई और ही बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। अगले ही पल ये फेंग के मंत्र फूंकते ही डंजियन के काले आसमान में एक खौफनाक विशालकाय आग का गोला उभर आता है जो किसी जलते हुए महाविनाशकारी सूरज जैसा दिखाई दे रहा है। उस भयानक आग की रोशनी से यूलान का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वह पूरी तरह हक्की बक्की होकर कांपते हुए चिल्लाती है, हे भगवान, यह शक्ति तो सच में बेहद खौफनाक है। जैसे ही ये फेंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वह जलता हुआ सूरज जैसा गोला पूरी रफ्तार से नीचे गिरा। जमीन से टकराते ही ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जैसे कोई परमाणु बम फूटा हो और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगीं। उस आग की लपेट में आते ही डंजियन के सारे मॉन्स्टर्स चीखते हुए राख बन गए। बस एक पल लगा और पूरा का पूरा डंजियन मलबे और धुएं में तब्दील हो गया। तभी ये फेंग के सामने सिस्टम चमका और उसका लेवल सीधे बढ़कर 29 हो गया। इसके तुरंत बाद एक बैंगनी जादुई घेरा बना और उसने दोनों को डंजियन से बाहर लाकर सीधे जंगल में खड़ा कर दिया। यूलान तो पूरी तरह बौखला गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया और हैरान होकर पूछने लगी, अरे यह क्या हुआ, क्या हम अभी अभी अंदर नहीं गए थे? उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो डंजियन अच्छों की हालत खराब कर देता है उसे ये फेंग ने चुटकी बजाते ही उड़ा दिया। उसे लगा कि यह दोनों डर कर भाग आए हैं, लेकिन तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ और डंजियन का वो विशालकाय पत्थर का दरवाजा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। आसमान में एक सुनहरी चमक उठी जिसका मतलब था कि नाइटमेयर डंजियन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ये फेंग बिना किसी की परवाह किए अपनी धुन में आगे बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब स्पेशल ट्रेनिंग कैंप जाने का वक्त आ गया है।
वहाँ बस कुछ और मॉन्स्टर्स को मारना है और उसका थर्ड जॉब चेंज पूरा हो जाएगा। बेयू स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के ठंडे मैदान में दो गार्ड्स लकड़ी के खंभे के सहारे खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं। पहला गार्ड दूसरे को बताता है कि इस साल उनके कैंप में दो बेहद अनोखे और असाधारण टैलेंटेड रैंक एसएसएस प्रोफेशंस आए हैं। यह सुनकर दूसरा गार्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे यह बात पहले से ही पता है। वह उनके नाम भी बताता है कि पहला है शियाओ परिवार का शियाओ यानयान और दूसरा है बेयू चेन परिवार का चेनहा। वे आपस में कहते हैं कि इन दोनों के आने से इस साल का कंपटीशन वाकई में ड्रैगन और टाइगर की असली लड़ाई होने वाला है। तभी वहां से काले और नीले रंग का शानदार आर्मर पहने ये फेंग गुजरता है। जब वह इन दोनों रैंक एसएसएस प्रोफेशनल्स के बारे में सुनता है तो वह उनकी तरफ देखता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए बस कहता है, दिलचस्प है। कैंप के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कुछ लोग आते हैं। उनके बीच का सीनियर आगे बढ़कर टोकता है, न्यूबी, क्या तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के रूल्स नहीं पता? वो चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाते हुए सीधे मुद्दे पर आता है, पहले अपनी प्रोटेक्शन फीस चुकाओ। यह सुनकर सामने खड़े दोनों लड़के हैरान रह जाते हैं और उनके मुंह से बस है निकलता है। सीनियर उन पर तंज कसते हुए हंसता है, एक रैंक एफ कचरा भला स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में कैसे घुस आया? लड़कों का यह बकवास, मजाक और उनकी हरकतें देखकर ये फेंग अपनी आंखें बंद करता है और शांत लेकिन बेहद कड़े लहजे में बस इतना कहता है, दफा हो जाओ। ये फेंग के मुंह से दफा हो जाओ सुनते ही सीनियर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह गुस्से से तमतमाते हुए चिल्लाता है, बच्चे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह दांत भींच कर पूछता है, क्या कहा तूने? वह अपनी छाती पर उंगली रखकर पूरी धौंस के साथ कहता है, तुझे नहीं पता मेरा बड़ा भाई कौन है? तूने मुझे रैंक एफ का कचरा समझा है। दूसरी तरफ ये फेंग पूरी तरह शांत और बेपरवाह खड़ा रहता है। वह अपने कान के पास हाथ ले जाता है जैसे उसे सामने वाले की चिल्लाहट से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो और बेहद ठंडे लहजे में दोबारा कहता है, मैंने कहा था ना कि यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वह थोड़ा और चिढ़ाते हुए पूछता है, क्या तुम बहरे हो? इन दोनों के बीच का यह तगड़ा टकराव देखकर पास में बैठे बाकी लड़के पूरी तरह डर जाते हैं। वे आपस में फुसफुसाने लगते हैं, यह लड़का तो सच में पागल है। उनमें से एक लड़का अपने हाथ के बीच गिराते हुए घबराकर कहता है, इसका बड़ा भाई चेनहाओ है। दूसरा लड़का गहरी चिंता में डूबते हुए बुदबुदाता है, चेन परिवार से दुश्मनी मोल लेने का मतलब सीधे चेनहाओ को चुनौती देना है। ये फेंग की बेरुखी देखकर सीनियर के चेहरे पर एक घमंड भरी और शातिर मुस्कान आ जाती है। वह अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कड़े लहजे में कहता है, बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरा भाई चेनहाओ है। वह आगे बढ़कर सीधे ये फेंग के चेहरे के सामने अपनी उंगली तान देता है और धौंस जमाते हुए पूछता है, अब डर लग रहा है ना? अगर डर गए हो तो घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो। उसका घमंड यही नहीं रुकता। वो आखिरी धमकी देते हुए कहता है, शायद तब मैं तुम्हारी इस बेकार जिंदगी को बख्शने के बारे में सोचूं। इस पूरी बकवास और धमकियों के बीच ये फेंग का चेहरा पूरी तरह शांत रहता है, लेकिन उसके सब्र का बांध अब टूट चुका होता है। वह अपने होठों को सिकोड़ता है और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, शोर। अगले ही पल ये फेंग के पैर रखते ही उसके चारों तरफ बर्फ की एक बेहद ताकतवर और चमकदार आभा फैल जाती है। ये फेंग के चारों तरफ फैलती बर्फीली आभामंडल को देखकर वहां खड़े बाकी लड़कों की रूह कांप जाती है। वे डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। एक लड़का अपनी बाहें सिकोड़कर खुद को संभालते हुए घबराकर कहता है, यह लड़का तो कोई रैंक एसएसएस का मॉन्स्टर है। तभी अचानक एक जोरदार धमाके के साथ चारों तरफ धूल और बर्फ का गुबार उड़ता है और एक दूसरा सीनियर चेनहाओ पीली सुनहरी रोशनी के साथ मैदान में एंट्री लेता है। वह ये फेंग के सामने हाथ हिलाते हुए बड़े ही शांत लेकिन तीखे लहजे में कहता है, तुम्हारी हरकतें कुछ ज्यादा ही दबंगई से भरी नहीं हैं। वह मुस्कुराते हुए आगे कहता है, कृपया मेरे भाई को अनफ्रीज कर दो। ये फेंग जो एक विशालकाय और खूंखार बर्फीले ड्रैगन के ऊपर सवार हो चुका है, उसकी तरफ बेहद ठंडी नजरों से देखता है। वह उसके दबंगई वाले शब्द को दोहराते हुए पलटकर पूछता है, दबंगई? और फिर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूरे रौब से कहता है, मेरी मुट्ठी ही मेरा तर्क है। यह सुनते ही चेनहाओ के सब्र का बांध भी टूट जाता है। उसके पूरे शरीर से पीली आग की लपटें निकलने लगती हैं और वह अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर फाइटिंग पोज में आते हुए गुस्से से कहता है, तो फिर मुकाबला शुरू करते हैं। अगले ही पल दोनों की भयंकर ताकत के टकराव से पूरा गलियारा दो हिस्सों में बंट जाता है। दोनों की ऊर्जा इतनी भयानक रूप से टकराने लगती है कि आसपास खड़े लड़के खौफ से अपने सिर पकड़ लेते हैं। तभी इससे पहले कि दोनों की ताकतें आपस में टकराकर तबाही मचाती, आसमान का रंग अचानक खून जैसा लाल हो जाता है। ऊपर से एक जलता हुआ विशालकाय गोला नीचे की तरफ गिरने लगता है। पूरे इलाके में एक बेहद दमदार और रोबीली आवाज गूंजती है कि तुम दोनों तुरंत रुक जाओ। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और असेसमेंट शुरू होने का वक्त हो जाता है। इस गर्जना के साथ ही मैदान पर एंट्री होती है जनरल मुरोंग की। लाल बालों और चमचमाते सफेद आर्मर में लिपटी वह बेहद ताकतवर महिला योद्धा जब आगे बढ़ती हैं तो उनकी लाल और सुनहरी आभा से पूरी बर्फ पिघलने लगती है।
उनकी यह राजसी और खौफनाक एंट्री देखने लायक होती है। वहां खड़ा हर एक शख्स उनकी ताकत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। भीड़ में से कोई श्रद्धा से बुदबुदाता है कि जनरल मुरोंग वाकई एक टॉप टियर हेवनली मास्टर होने की अपनी साख पर पूरी तरह खरी उतरती हैं। उनकी इस जबरदस्त मौजूदगी ने ये फेंग की बर्फीली ताकत और चेन हाओ की सुनहरी आग दोनों को एक झटके में शांत कर दिया। तभी मैदान के बीचों बीच खड़ी जनरल मुरोंग ने अपनी बेहद दमदार आवाज में उन दोनों को कड़ी चेतावनी दी। तुम दोनों के बीच जो कोई भी दुश्मनी या मनमुटाव है, उसे असेसमेंट शुरू होने के बाद ही मैदान में सुलझाना। इसके बाद जनरल मुरोंग ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उस बर्फ को पिघला दिया जिसमें ये फेंग ने उस सीनियर को पूरी तरह बर्फ की नुकीली चट्टानों में जमाकर कैद कर रखा था। ये फेंग की उस भयानक बर्फ से अचानक छूटने का झटका वो सीनियर बर्दाश्त नहीं कर पाया। बर्फ पिघलते ही वह पूरी तरह निढाल हो गया और अचेत होकर पीछे की तरफ गिरने लगा। चेन हाओ अपने भाई को संभालते हुए जनरल मुरोंग का आभार जताता है और भारी आवाज में कहता है, जनरल मुरोंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाई की जान बचने और उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आती है। लेकिन ये फेंग के लिए उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसकी आंखों में साफ तौर पर बदले की आग और नफरत दिखाई दे रही थी। वह उसे खुलेआम चुनौती देते हुए कड़े लहजे में कहता है, जब असेसमेंट शुरू होगा। वह अपनी बात पूरी करते हुए ये फेंग को सीधे चेतावनी देता है, तो अपनी तैयारी पूरी रखना। तभी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा वह चश्मे वाला सीनियर हाथ में पंखा लिए बेहद घमंड से ये फेंग को देहाती गंवार कहकर बुलाता है। वह अपना रौब झाड़ते हुए आगे कहता है कि जब स्पेशल ट्रेनिंग कैंप खत्म हो जाएगा तो घुटनों के बल बैठकर मेरे कजिन झाओ हान से माफी मांगना। ये फेंग सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर पूरे एटीट्यूड में उसकी तरफ देखता है और कड़क आवाज में पूछता है, तुम खुद को समझते क्या हो? ये फेंग का यह तीखा जवाब सुनकर उस सीनियर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने हाथ के पंखे के पीछे से अपनी खूंखार आंखों से ये फेंग को घूरते हुए आखिरी चेतावनी देता है, तो फिर मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा और खुद घसीटते हुए वहां ले जाऊंगा। एक लड़का बेहद परेशान होकर कहता है, यह लड़का तो गया काम से। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बड़े बर्फीले हॉल की तरफ जहां खास सिंहासन लगे हुए हैं। वहां एक उम्रदराज सीनियर अधिकारी और जनरल मुरोंग एक साथ टहलते हुए आ रहे हैं। वह अधिकारी मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता है और जोर से हंसकर कहता है, आजकल के नौजवान वाकई ऊर्जा से भरपूर हैं। वह अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गंभीर अंदाज में पूछता है, इस साल तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें किससे हैं? जनरल मुरोंग की आंखों में एक चमक आ जाती है और उनके दिमाग में तुरंत एक ही नाम गूंजता है, ये फेंग। वह गहरी सोच में डूबते हुए मन ही मन कहती हैं कि उस बच्चे की बढ़ने की रफ्तार वाकई बहुत ज्यादा तेज है। यह सुनकर वह सीनियर अधिकारी थोड़ा हैरान हो जाता है और मुरोंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम शियाओ यानियान का नाम लोगे। आखिरकार वह नाम मात्र के लिए बेयू का टॉप जीनियस है। मुरोंग मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, तो फिर चलो बस थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं। इसके बाद सीन दोबारा उस ग्राउंड की तरफ शिफ्ट होता है जहां एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी बैंगनी पोर्टल गेट खुला हुआ है। वहां स्टेज पर खड़े होकर सीनियर अधिकारी कड़क आवाज में अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, इस स्पेशल ट्रेनिंग कैंप असेसमेंट के लिए। तभी पोर्टल गेट के ठीक बगल में लगी एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन चमक उठती है। सीनियर अधिकारी अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है, जो भी फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा उसे 50 पॉइंट का गांव बोनस मिलेगा। सीनियर अधिकारी की यह बात सुनकर भीड़ में खड़ा चश्मा पहने हुए एक लड़का जो कि शियाओ परिवार का इकलौता वारिस बनने का सपना देख रहा है, वह खुद से कहता है, बॉस को हराने का सीधा मतलब है पहली पोजीशन पक्का होना। तभी सबको एक खास रिस्ट बैंड, कलाई की पट्टी दिखाया जाता है जो नीले रंग की रोशनी से चमक रहा है। सीनियर अधिकारी इस डिवाइस के बारे में समझाते हुए कहता है, यह रिस्ट बैंड पॉइंट्स को रिकॉर्ड भी करता है और दूसरों के पॉइंट्स चुराता भी है। इसके साथ ही वो उस रिस्ट बैंड की एक और बड़ी खूबी के बारे में बताते हुए आगे कहता है, इसके अंदर एक जक्सिंग स्टोन भी फिट किया गया है जिसकी मदद से आप टेस्ट के दौरान एक बार अपनी जॉब या क्लास बदल सकते हैं। यह सुनकर हमारा हीरो ये फेंग अपने हाथ में बंधे उस चमकदार नीले गैजेट को देखता है और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है, यह तो वाकई बेहद सुविधाजनक है। मैदान में मौजूद बाकी सभी स्टूडेंट्स भी अपने अपने रिस्ट बैंड को सेट करने लगते हैं और डंजियन में जाने की तैयारी पूरी कर लेते हैं। सीनियर अधिकारी जैसे ही अपनी बात पूरी करते हैं, वह पूरे मैदान की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में कहते हैं, मैं घोषणा करता हूं कि इस साल का बेयू स्पेशल ट्रेनिंग कैंप असेसमेंट अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। अधिकारी का इशारा मिलते ही सभी छात्रों में अफरा तफरी मच जाती है। सब के सब जोश और उमंग से भरे हुए एक विशाल रहस्यमयी बैंगनी रोशनी वाले पोर्टल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सभी का एक ही लक्ष्य है, डंजियन के अंदर जाकर सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करना। हमारा हीरो ये फेंग भी अपने सफेद बालों और शानदार केप के साथ उस घूमते हुए जादुई पोर्टल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही ये फेंग अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है,
तभी अचानक उसके सामने मिलिट्री ग्रीन जैकेट पहने हुए एक भारी भरकम और कड़े मिजाज का छात्र आकर उसका रास्ता रोक लेता है। यह लड़का चेन हाओ है। वह ये फेंग को बेहद गुस्से और घमंड से घूरते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहता है, बेहतर होगा कि तुम बाद में मेरे रास्ते में ना आओ। ये फेंग के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती, जिसे देखकर चेन हाओ का गुस्सा और बढ़ जाता है। चेन हाओ को पूरी तरह इग्नोर करके ये फेंग बिना वक्त गवाए सीधे उस विशाल घूमते हुए जादुई पोर्टल की तरफ बढ़ जाता है। पोर्टल की नीली और बैंगनी रोशनी उसके केप पर चमक रही है। जैसे ही वह डंजियन की दहलीज पर कदम रखता है, वह अपने दिमाग में एक बड़ा और पक्का प्लान सेट कर लेता है। एक बार डंजियन के अंदर पहुंचने के बाद मैं सीधे लेवल 30 तक ग्राइंड करूंगा। उसका इरादा सिर्फ लेवल बढ़ाने तक सीमित नहीं है। ये फेंग का असली मकसद इस पूरे असेसमेंट में टॉप करना है। वह खुद से वादा करता है कि वह हर हाल में पहला स्थान हासिल करके रहेगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और उसका इरादा फौलाद की तरह मजबूत हो चुका है। उसे पूरा यकीन है कि अब उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ इस पूरे असेसमेंट और डंजियन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाए गए एक हाईटेक मिलिट्री कंट्रोल रूम का नजारा सामने आता है। वहां दो मुख्य अधिकारी खड़े होकर पूरी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, जिनमें से एक कहता है, मुझे उम्मीद है कि देशिया का बेयू क्षेत्र इस बार तेजी से और भी ज्यादा ताकतवर जीनियस पैदा करेगा। मुरोंग की बात सुनकर पास ही खड़ा एक बुजुर्ग सीनियर अधिकारी अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लेता है। वह बेहद गंभीर लहजे में कहता है, मेरी भी यही भावना है। वह खिड़की से बाहर घने बादलों से घिरे आसमान की तरफ देखते हुए अपनी चिंता जाहिर करता है। वह दिन दूर नहीं जब हमें एबिसल वर्ल्ड के साथ युद्ध में उतरना होगा। दूसरी तरफ डंजियन के अंदर कदम रखते ही ये फेंग अपना असली जलवा दिखाता है। वहां उसका सामना एक विशालकाय फेयर टाइगर से होता है, जिसके सिर पर सुनहरे सींग हैं और आंखें खून की तरह लाल हैं। कुछ कंकाल उस बाघ की पीठ पर चढ़कर अपनी तलवारों से वार करते हैं, तो बाकी उसे चारों तरफ से घेर कर अधमरा कर देते हैं। अंत में ये फेंग की इस खतरनाक सेना के जोरदार हमले से वह मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। जैसे ही वह मॉन्स्टर खत्म होता है, ये फेंग के सामने चमकदार नीली सिस्टम स्क्रीन पॉप अप होती है। फेयर टाइगर डिफीटेड, एक्सपीरियंस 5000। इस धमाकेदार जीत के साथ ही ये फेंग के चारों तरफ एक दिव्य और चमकदार सुनहरी रोशनी का घेरा बन जाता है। डंजियन के उस अंधेरे गलियारे में वह अपनी पूरी ताकत के साथ चमकने लगता है। तभी सिस्टम से एक और बड़ी घोषणा गूंजती है, बधाई हो, आप लेवल 30 पर पहुंच चुके हैं। कृपया अपनी क्लास बदलने के लिए जक्सिंग क्रिस्टल की ओर आगे बढ़े। जैसे ही वह अपनी क्लास बदलना शुरू करता है, पूरे इलाके का माहौल पल भर में अचानक बदल जाता है। आसमान में बैंगनी रंग के बादलों का एक विशाल और खूंखार बवंडर सा बनने लगता है और जमीन को फाड़कर आसमान को चीरती हुई एक बेहद चमकदार जादुई बैंगनी रोशनी की किरण फूट पड़ती है। इस विशाल और गगनचुंबी जादुई रोशनी को डंजियन के घने जंगलों में खड़ा चेन हाओ दूर से ही देख लेता है। वह उस उड़ती हुई चमकदार बैंगनी रोशनी की तरफ गुस्से और नफरत से घूरते हुए अपने मन में बड़बड़ाता है, वह दिशा, वह कमीना ये फेंग है। लेकिन उसका यह गुस्सा बहुत जल्द ही एक घमंडी और कुटिल मुस्कान में बदल जाता है। वह उस रोशनी को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि बेहद आत्मविश्वास के साथ हंसते हुए खुद से कहता है, तो क्या हुआ अगर उसने 3 बार क्लास बदली है। वह तंज कसते हुए अपने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाता है। वह अपने हाथ की मुट्ठी भींचता है और कहता है, मैं अभी जाकर उसे अपाहिज कर देता हूँ। दूसरी तरफ मिलिट्री कमांड सेंटर में इस पूरी जादुई हलचल को देख रहे उस बुजुर्ग सीनियर अधिकारी के होश उड़ जाते हैं। वह गहरे सदमे और अचरज में डूबकर चिल्लाता है, एक रैंक एसएसएस जॉब चेंज। ये फेंग की इस अकल्पनीय और नामुमकिन सी क्षमता को अपनी आंखों के सामने घटते देखकर अब उस बुजुर्ग अधिकारी को सब कुछ समझ आने लगता है। वह पास खड़ी जनरल मुरोंग की तरफ देखता है और हैरान होते हुए कहता है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इस ये फेंग को इतना ऊंचा मानती थी। दूसरी तरफ मिलिट्री कमांड सेंटर के अंदर माहौल में भारी तनाव फैल चुका है। वो बुजुर्ग सीनियर अधिकारी नीली स्क्रीन पर लगे मैप और चमकते लाल डॉट्स को देखते हुए बेहद चिंता में डूब जाता है। उसके चेहरे पर शिकन साफ दिखाई दे रही है और वह गंभीर आवाज में कहता है, यह ये फेंग शायद चेन हाओ को ना हरा पाए। तभी स्क्रीन पर एक नया डाटा लोड होने लगता है, जिसमें चेन हाओ की प्रोफाइल के साथ एक बेहद खूंखार दहाड़ते हुए लाल रंग के भालू की तस्वीर उभरती है। उस मॉन्स्टर की ताकत को बयां करते हुए सिस्टम की स्क्रीन पर लिखा आता है कि माइटी वजरबियर के पास असीम शक्ति है। कमांड सेंटर में स्क्रीन के सामने खड़ी जनरल मुरोंग इस पूरे डाटा को बेहद शांत लेकिन गंभीर नजरों से देखती है। वह चेन हाओ की ताकत का अंदाजा लगाते हुए कहती है, यहाँ तक कि साधारण रैंक एसएस जॉब होल्डर्स भी इसके सामने कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में ये फेंग के लिए गहरा भरोसा और दृढ़ता दिखाई देती है। वह स्क्रीन की तरफ देखते हुए बहुत विश्वास के साथ अपनी बात पूरी करती है और कहती है, ये फेंग भी कोई साधारण रैंक एसएसएस नहीं है।
ये फेंग के पूरे शरीर और बाजुओं पर नीली बैंगनी रंग की आसमानी बिजली की लपटें तैरने लगती हैं और उसकी नस नस में वह ताकत समाने लगती है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों की पुतलियां चमकदार बैंगनी रंग में बदल चुकी होती हैं। तभी आसमान की कड़कड़ाहट के बीच सिस्टम की नीली डिजिटल स्क्रीन चमकती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में बधाई संदेश लिखा आता है। बधाई हो, क्लास चेंज सफल रहा, आपने एसएसएस लेवल स्किल सीखी है, पर्पल स्काई थंडर कंट्रोल ट्रुथ। इस अकल्पनीय ताकत को हासिल करते ही ये फेंग के चेहरे पर एक डरावनी और जुनूनी मुस्कान आ जाती है। वह आसमान की तरफ देखते हुए पागलपन से हंसता है और चिल्लाता है, यह अब तक की सबसे धांसू लाइटनिंग टाइप स्किल है। अपनी इस नई और असीमित ताकत को महसूस करते हुए ये फेंग अपने हाथ पर कड़कती जादुई बिजली को देखता है। वह जोश में अपनी मुट्ठी को पूरी ताकत से भींचता है, जिससे उसके चारों तरफ नीली और बैंगनी रंग की आसमानी बिजली की खतरनाक लपटें उठने लगती हैं। इसी भयानक ऊर्जा के बीच आसमान में एक विशाल बैंगनी ड्रैगन और जमीन पर एक खूंखार जादुई भेड़िया अपनी पूरी ताकत के साथ दहाड़ते हैं। तभी इस फटे हुए रास्ते पर चेन हाओ अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। उसके पीछे उसकी सुनहरी माइटी वज्रबियर की रूहानी ताकत एक रक्षा कवच की तरह गरज रही होती है। चेन हाओ की इस अंधी रफ्तार और उसके पीछे कड़कती सुनहरी ताकत को देखकर रास्ते में खड़े दूसरे लड़के डर के मारे सहम जाते हैं। एक लड़का घबराकर भागते हुए चिल्लाता है, भागो भाई, यह तो चेन हाओ है। तभी झटके के कारण जमीन पर गिरा एक दूसरा लड़का हैरान और फटी आंखों से उसे देखता है। देखते ही देखते आसमान का रंग अचानक गहरा बैंगनी होने लगता है और बादलों में एक अजीब सा बवंडर उठने लगता है। फिर पूरे आसमान में डरावनी बिजली कड़कने लगती है। तभी चेन हाओ अपनी असली ताकत को बाहर निकालता है और खुद को एक बेहद शक्तिशाली जीव में बदल लेता है। सोने के भारी बख्तरबंद कपड़ों में लिपटा हुआ चेन हाओ का यह माइटी वज्रबियर रूप अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता है, जिसके गुस्से से जमीन फटने लगती है और बड़ी बड़ी चट्टानें हवा में उड़ने लगती हैं। धूल के उठे गुबार और भयानक बवंडर के बीच सफेद बालों वाला हमारा निडर हीरो ये फेंग उस पहाड़ जैसे विशालकाय चेन हाओ के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। वज्रबियर रूप में बदला चेन हाओ गुस्से से पागल हो चुका है। वह अपनी आंखें लाल करके गुर्राते हुए चिल्लाता है, कमीने, तुझे ढूंढना बहुत मुश्किल था। उसका गुस्सा यहीं नहीं रुकता। वह ये फेंग को घूरते हुए भारी आवाज में कहता है, तूने मेरे भाई को चोट पहुंचाई है, तुझे सच में लगा था कि तू यहाँ से बचकर भाग जाएगा। लेकिन ये फेंग के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं है। वह पूरी तरह शांत खड़ा रहता है, अपनी ठंडी और कातिलाना नजरों से सीधे चेन हाओ की तरफ देखता है और बड़े आराम से जवाब देता है, क्या तुझे मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है? इन दोनों की यह खतरनाक टक्कर देखकर पत्थरों के पीछे छुपे वह दोनों लड़के सहम जाते हैं। तभी एक लड़का धीरे से दूसरे से पूछता है, तुझे क्या लगता है इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है? सवाल सुनते ही दूसरा लड़का पसीने पसीने हो जाता है और घबराते हुए कहता है, बेशक चेन हाओ, वह अपने चौथे क्लास चेंज के बेहद करीब है और उसकी थर्ड क्लास स्किल्स तो बहुत पहले ही मैक्स आउट हो चुकी हैं। जबकि ये फेंग ने अभी अभी अपना थर्ड क्लास चेंज पूरा किया है, वह चेन हाओ के सामने टिक ही नहीं पाएगा। इधर मैदान में धूल का गुबार उड़ रहा है और चेन हाओ घमंड में अपने हाथ समेटे सीना ताने खड़ा हो जाता है। वह ये फेंग को नीचा दिखाते हुए एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम अभी घुटनों पर बैठकर मुझे दादाजी कहो तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी नरमी बरतने के बारे में सोच सकता हूँ। ये फेंग की नीली आंखों में चेन हाओ का गुस्सा साफ झलकता है, लेकिन वह पूरी तरह शांत रहकर सिर्फ एक बात कहता है, अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो। यह सुनते ही चेन हाओ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अपनी पूरी ताकत को बटोरकर एक भयानक दहाड़ मारता है। वह पूरी रफ्तार से जमीन को चीरते हुए ये फेंग की तरफ दौड़ पड़ता है, जिससे चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। चेन हाओ दहाड़ते हुए कहता है, जल्द ही मैं तुम्हें घुटनों के बल लाकर दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। यह मंजर देखकर पत्थरों के पीछे छुपा लड़का बुरी तरह सहम जाता है। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह चेन हाओ की सबसे खतरनाक और खास तकनीक है। वह घबराकर चिल्लाता है, यह चेन हाओ की सिग्नेचर स्किल है, फ्यूरियस ब्ले। उसकी आंखों में साफ डर दिख रहा है कि चेन हाओ शुरू से ही अपनी पूरी जान लगा रहा है। चेन हाओ अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है और सुनहरे भालू के रूप में एक बेहद शक्तिशाली वार करता है। लेकिन अगले ही पल ये फेंग बिजली की रफ्तार से एक नीली चमक के साथ वहां से गायब हो जाता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, ये फेंग बिना किसी खरोंच के दूसरी तरफ शांत खड़ा दिखाई देता है और उसके चारों ओर नीली बिजलियां कौंध रही होती हैं। उसकी यह अविश्वसनीय रफ्तार देखकर मैदान में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। चट्टान के पीछे छुपा पहला लड़का फटी आंखों से देखता हुआ चिल्लाता है, इस ये फेंग के पास वाकई कुछ कमाल की स्किल्स हैं। दूसरी तरफ ये फेंग एक घुटने के बल जमीन पर उतरता है, जहां उसके चारों ओर से धूल और बिजली का गुबार उठ रहा होता है। वह अपने हाथ को देखते हुए मन ही मन सोचता है, लाइटनिंग एलिमेंट मूवमेंट टेक्निक वाकई अपनी साख के मुताबिक बेहद शानदार है।
वह अपनी हथेली को देखता है जहां से एक हल्की बैंगनी रोशनी चमक रही होती है। वह अपनी गति को भांपते हुए मन ही मन कहता है, बेहद तेज। अगले ही पल उसकी हथेली में बिजली की बैंगनी लपटें और तेज हो जाती हैं। तभी ये फेंग के चेहरे पर एक डरावनी और शातिर मुस्कान उभर आती है। अचानक उसके पूरे शरीर से विनाशकारी बैंगनी ऊर्जा का सैलाब फूट पड़ता है। वह अपनी पूरी ताकत को जगाते हुए पीछे कई रूहानी ऊर्जा तरंगों को प्रकट करता है और चिल्लाता है, अब जरा आक्रमण का स्वाद चखते हैं। चेन हाओ गुस्से में पागल होकर अपने दोनों हाथों के बीच एक बेहद विशाल और दहकती हुई सुनहरी एनर्जी बॉल बनाना शुरू कर देता है। सुनहरी लपटों को और ज्यादा सिकोड़ते हुए वह ये फेंग को चुनौती देता है, क्या तुम मेरे इस वार का सीधे सामना करने की जुर्रत करोगे? अगले ही पल पूरी घाटी एक भयानक सुनहरे धमाके और रोशनी से चकाचौंध हो जाती है। यह देखकर चट्टान के पीछे छुपा लड़का खौफ के मारे अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लेता है। जैसे ही चेन हाओ अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करता है, अचानक आसमान का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। घने काले बादलों के बीच से विनाशकारी बैंगनी रंग की बिजलियां कड़कने लगती हैं। मैदान के ठीक बीचों बीच खड़े ये फेंग से ऊर्जा का ऐसा सैलाब फूटता है कि उसके पैर जमाते ही नीचे की जमीन मकड़ी के जाले की तरह सैकड़ों टुकड़ों में चटक जाती है और वहां से तीव्र बैंगनी किरणें बाहर की ओर फूटने लगती हैं। इस लाइटनिंग एलिमेंट तकनीक का दबाव इतना जबरदस्त होता है कि आसपास की विशाल चट्टानें और भारी भरकम पत्थर हवा में तिनकों की तरह तैरने लगते हैं। यह खौफनाक मंजर देखकर चट्टान के पीछे छिपे लड़के के होश उड़ जाते हैं। डर के मारे उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग जाता है और वह फटी आंखों से देखते हुए कहता है, यह आभा सचमुच बेहद भयानक है। ये फेंग की इस अकल्पनीय शक्ति को महसूस कर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये फेंग का यह मूव चेन हाओ के सबसे घातक वार से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? तबाही के इस बवंडर और तेज हवाओं के थपेड़ों से बचने के लिए वहां मौजूद दोनों लड़के अपने सिर और आंखों को हाथों से ढक लेते हैं। हैरान और सहमे हुए वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके मुंह से निकलता है, क्या ये फेंग की स्किल वाकई लेवल 400 पर पहुंच चुकी है? इसके बाद आसमान में कड़कती बिजलियां एक नया रूप लेने लगती हैं और बादलों के बीच एक विशालकाय ड्रैगन की धुंधली सी आकृति उभरती है। उसकी अकल्पनीय रफ्तार को देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं। चट्टान के पीछे छिपा लड़का पूरी तरह हैरान होकर अपनी फटी आंखों से देखता है और उसके मुंह से निकलता है, इसलिए ये फेंग के पास सचमुच कुछ बेहतरीन स्किल्स हैं। इस अकल्पनीय ऊर्जा के सामने चेन हाओ अपनी पूरी ताकत से एक विशाल सुनहरी ऊर्जा की गेंद तैयार करता है, लेकिन ड्रैगन का विशाल चेहरा उसके ठीक सामने खड़ा हो जाता है। अंत में दोनों की शक्तियों के बीच एक भयंकर टकराव होता है, जिससे चेन हाओ का वह सुनहरी ऊर्जा का गोला बीच से चटक जाता है और एक विनाशकारी विस्फोट होने लगता है। इसके तुरंत बाद वह बैंगनी ड्रैगन अपने मुंह से एक बेहद विशाल और तीव्र बैंगनी रंग का ब्लास्ट छोड़ता है, जो पूरे आसमान को अपनी चपेट में ले लेता है। पर्पल ब्लास्ट का वार इतना भयानक होता है कि चेन हाओ का सुनहरी कवच टूटकर बिखरने लगता है। वह दर्द से चीख उठता है, मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो रहा हो कि कोई उसकी इस ताकत को कैसे भेद सकता है। वो पर्पल एनर्जी चेन हाओ को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेती है। वो आसमान की तरफ मुंह करके जोर से दहाड़ता है, इस मैच में सिर्फ शियाओ यानयान ही मुझे पूरी तरह हरा सकती थी। लेकिन इस अनजान योद्धा के वार के सामने उसका टिक पाना नामुमकिन हो जाता है। ब्लास्ट का असर खत्म होते ही चेन हाओ अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। आखिरकार वो बेहोश होकर जलती हुई दरारों वाली जमीन पर निढाल पड़ जाता है और वहां साफ लिखा आता है, चेन हाओ एलिमिनेटेड, यानी वह इस मुकाबले से बाहर हो चुका है। तभी जमीन पर पड़े चेन हाओ के शरीर के ऊपर एक चमकदार सुनहरी एनर्जी बॉल तैरने लगती है। चेन हाओ की हार के कुछ ही देर बाद अस्पताल से खबर आती है कि झाओ हान भी होश में आ चुका है और अपनी हरकतों पर शर्मिंदा है। हार का यह सबक चेन हाओ और झाओ हान दोनों को बदल देता है। वे दोनों ये फेंग के पास आकर सरेआम माफी मांगते हैं और उसकी ताकत के आगे नतमस्तक होकर उसकी टीम में शामिल होने की गुजारिश करते हैं। जनरल मुरोंग सबके सामने ऐलान करती हैं कि इस साल का सबसे होनहार बैच यही है, जिसने न सिर्फ ताकत बल्कि दिल भी जीता है। इस वीडियो को अंत तक देखने और साथ बनाए रखने के लिए क्रॉनिकल्स पैनल्स चैनल की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।